हेलो बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन चैप्टर के हैं। अगर आपके एग्जाम में सॉल्यूशन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि 90 to 95% क्वेश्चंस बनने के चांसेस इसी पीडीएफ से हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन 1 है, व्हाट टाइप ऑफ एजेट्रोपिक मिक्सचर विल बी फॉर्म्ड बाय अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म and justify on the basis of strength of intermolecular interactions that develops in the solution। यानी कि जब हमने एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एक सॉल्यूशन बनाया तो उसमें वो किस टाइप का एजेट्रोपिक मिक्सचर बनेगा, और दूसरा कि हमें क्या करना है, वो जो सॉल्यूशन में इंटरमॉलिकुलर इंटरेक्शंस डेवलप हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमें ये भी बताना है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, इट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यानी कि वो जो सॉल्यूशन बना वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउट लॉ से, जिससे कि यहाँ पर ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होगा। और जो भी सॉल्यूशन हमारे पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे राउट लॉ से, वो क्या होंगे, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे ऑब्वियसली। ओके, तो अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे और कौन कौन से सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो इसको अभी हम आगे थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हाँ, इंट्रैक्शंस हमें जानना है कि किस टाइप के इंट्रैक्शंस उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में होंगे। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसको मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। ओके, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब कि अगर वो सॉल्यूशन में दो टाइप्स के कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी। कंपोनेंट ए हमारे पास एसीटोन है, कंपोनेंट बी हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। तो एसीटोन के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, कुछ ना कुछ यहाँ पर अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, तभी तो वो एसीटोन बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, इसका मतलब कि वेपर प्रेशर जो होगा वो राउट लॉ, जो राउट लॉ का ग्राफ बनता है उससे क्या होगा, कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा, इट मीन्स कि ए और बीच की जो बीच में इंटरेक्शंस है वो स्ट्रांग होगा, अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा इन कंपैरिजन टू ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन की तुलना में ये क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका अट्रैक्शन। ए और बी का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि उन्होंने एक दूसरे को टाइट से पकड़ा हुआ है। इट मीन्स कि वो वेपर नहीं बनने दे रही है, वेपर नहीं बनेगी, वेपर कम बनेगी, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो राउट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और जो भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा वो क्या होंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर अब हम थोड़ा सा एजियोट्रॉप की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। Azeotrope, a mixture of two liquid which has same boiling point and it is not possible to separate the components by fractional distillation। ओके, जो भी हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, उन दोनों लिक्विड्स को जब हम एक मिक्सचर बनाते हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा, और उन दोनों मिक्सचर्स को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, नंबर 2 मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, that shows large positive deviation from Raoult law। ओके, एंड बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम का मतलब कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा वो कम होगा पेरेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। जो सॉल्यूशन बनेगा वो दो कंपोनेंट से मिलके बनेगा, मान लेते हैं कि ए और बी से मिलके वो सॉल्यूशन बना है, तो ए और बी का जो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, इनके कंपैरिजन में जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो कम होगा, इसीलिए वो क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। और अगर जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू पेरेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से, तो क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। Measurement of osmotic pressure method is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as protein and polymers।
ओके, यानी कि हमारे पास बहुत सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी होंगी, लेकिन उसमें से हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का ही यूज़ करते हैं। किसके लिए? जब हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का मोलर मास डिटरमाइन करना होता है। तो ऐसा क्यों करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, पॉलीमर्स, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है, हमें इनका अगर मोलर मास डिफाइन करना होता है, डिटरमाइन करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का ही यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं, इसका आंसर है एज कम्पेयर टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इट्स मैग्नीट्यूड इज लार्ज। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? लार्ज होता है इन कंपैरिजन टू अदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्योंकि इस मेथड को हम रूम टेम्परेचर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, स्टार्च, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो ये डिनेचर हो जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, यानी कि ये स्टेबल नहीं रह पाते हाई टेम्परेचर में। इसीलिए इस मेथड को हम प्रीफर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को। ओके, and molecular weight of macromolecule is also high. This method is preferable. Okay, then second इसका reason है, this method is used at room temperature because biomolecules are generally not stable at higher temperature. Question number 2 का B part, elevation of boiling point of 1 m KCl solution is nearly double than that of 1 m sugar solution. ये इसका भी आपको रीज़न देना है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है 1 m KCl सॉल्यूशन का, इसकी मोलैरिटी यहाँ पर गिवन है KCl सॉल्यूशन की, यानी कि कंसंट्रेशन हमें इससे पता चलेगा। ओके, नियरली डबल देन क्या होगा, दैट ऑफ 1 m सुगर सॉल्यूशन के। ओके, तो इसका आंसर क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वॉट ऑफ फैक्टर। जो हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड होता है एक तो कंसंट्रेशन पे और दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो कंसंट्रेशन तो दोनों की सेम है, 1 m है, ठीक है, 1 मोलर है। वी हैव बोथ आर 1 m इन सेम कंसंट्रेशन, लेकिन वांट हैव फैक्टर क्या है, दोनों का अलग अलग होगा। क्योंकि देखो वांट हैव फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे KCl के लिए हमें वांट हैव फैक्टर निकालना है, ये K है। ओके, KCl के लिए, क्योंकि KCl हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड आयंस बनाएगा K प्लस एंड Cl माइनस, यानी कि यहाँ पर बने हमारे पास 2 आयंस। लेकिन जब हम शुगर सॉल्यूशन को डिसोशिएट करते हैं तो वो तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है और वो अपने आयंस में नहीं टूटता, इसलिए यहाँ पर कोई भी आयन नहीं बनेगा। यही रीज़न है कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है KCl का वो नियरली डबल है इन कंपैरिजन टू किसके, शुगर सॉल्यूशन के। देखो, सो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज 1 m KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन 1 m शुगर सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, blood cells are isotonic with 0.9% NaCl solution. What happens if we place blood cells in the solution containing 1.2% sodium chloride? एंड सेकेंड पार्ट 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। हमारे पास ब्लड सेल्स हैं जो कि आइसोटोनिक हैं विद 0.9% NaCl सॉल्यूशन के, यानी कि दोनों का आइसोटोनिक का मतलब कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, जैसे कि ये ब्लड सेल है और ये NaCl का हमारे पास सॉल्यूशन है। तो जितना कंसंट्रेशन इस ब्लड सेल के अंदर है उतना ही कंसंट्रेशन क्या है, इस NaCl के अंदर है, यानी कि हमें ब्लड सेल का ही कंसंट्रेशन एक तरीके से ये है। ओके, कंसंट्रेशन यानी कि आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है दो सॉल्यूशंस का, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि अगर हम इस सेल्स को कहाँ रखें, 0.2% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखें तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट देख लेते हैं, क्या होगा, concentration of NaCl solution is more than blood cell, so water will move out from blood cell, then cell will shrink। यानी कि यहाँ पर आपको ऑस्मोसिस की प्रोसेस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। ऑस्मोसिस, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर हमारे पास NaCl का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास वाटर। ओके, और इसको हमने सेपरेट किया हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अंदर है वाटर और बाहर है NaCl का सॉल्यूशन। तो बताओ इन दोनों में से कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, NaCl सॉल्यूशन का होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर क्या होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर आ जाता है, ठीक है।
ऑस्मोसिस में यही होता है कि वाटर जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। वो तब तक मूव करता रहता है जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो अब हम इस मेथड को यहाँ अप्लाई करते हैं, इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास ब्लड सेल है, ठीक है। इस ब्लड सेल को हमने रखा किसमें, 1.2% सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। 1.2% सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल की क्या है, कम है। कम कंसंट्रेशन और इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन, यानी कि वाटर क्या होगा, कम कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में मूव करेगा वाटर। इसका मतलब कि सेल के अंदर से वाटर बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा, इसका मतलब जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। ओके, यही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, concentration of NaCl solution is more than blood cell, so water will move out from blood cell, then cell will shrink। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें, यानी कि हम क्या कर दें, जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए और जो बाहर का जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम हो जाए, 0.4% हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है वो वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब कि सेल क्या है, स्वेल अप हो जाएगी। तो इफ़ वी बी पार्ट क्या है, इफ़ place in 0.4% NaCl solution, then water will move from outside to inside the of the cell, so the cell will be swell up। okay, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस के आंसर समझ आ रहे होंगे। अगर रियल में समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निलोरफिन सिमिलर टू मॉर्फिन। निलोरफिन क्या है, मॉर्फिन के सिमिलर है। निलोरफिन का फॉर्मूला आपको ये गिवन है, इज यूज्ड टू कॉम्बैट विड्रॉल सिम्टम्स इन नार्कोटिक यूजर्स। इसका यूज़ किया जाता है जो नार्कोटिक यूज़र्स होते हैं उनके सिम्टम्स को कम करने के लिए। उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, जैसे अगर हम कोई भी इंसान को अगर जैसे वो नशा करता है, तो हम अगर वो नशा छोड़ना चाहता है तो उसको पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बेचैनी, पेट दर्द, सर दर्द, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यही सिम्टम्स को कम करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, निलोरफिन देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, डोज ऑफ निलोरफिन जनरली गिवन इज 1.5 mg। ओके, ये इसको डोज दी जाती है 1.5 mg निलोरफिन की। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट करना है हमें क्या, मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द एबव डोज। कितना सॉल्यूशन जो है रिक्वायर्ड होगा। देखो आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं क्या है इसका। तो सबसे पहले तो हमें मोलालिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। क्या होता है मोलालिटी का फॉर्मूला, आपको पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारे पास है निलोरफिन, कितना निलोरफिन हमें वहाँ पर मिलाना है उस सॉल्वेंट में, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, वाटर ही होगा। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर मोलालिटी गिवन है। मोलालिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मोल पर केजी। तो मोलालिटी हमने लिखी हुई है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये कैसे आएंगे, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। एक्चुअल मास किसका, सोल्यूट का। सोल्यूट क्या है हमारे पास, निलोरफिन। तो निलोरफिन का हमारे पास एक्चुअल मास हमें यहाँ पर पता करना है, मोलर मास पता करना है, और जिससे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं एक्चुअल मास कितना है। आप क्वेश्चंस को भी देखना। निलोरफिन का एक्चुअल मास है आपके पास 1.5 mg, जिसको कि हमें ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, देन मोलर मास, मोलर मास तो आपको निकालना आता ही होगा। कार्बन का 12 होता है, 12 मास इंटू 19 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का मोलर मास 1 होता है इंटू 21 प्लस एंड 14 नाइट्रोजन का होता है, प्लस 16 ऑक्सीजन का, ये प्लस है। ओके, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है ना, इसलिए 14 को 1 से इंटू कर लेना, 16 इंटू 3
ओके, देन इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया मोलर मास ऑफ नेलॉर्फिन। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट किया जो हमने अभी ऊपर देखा था फॉर्मूला। तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नेलॉर्फिन ये आ गया। ओके, देन हमने क्या किया, मोलालिटी, जो हमारे पास मोलालिटी का फॉर्मूला था, इक्वेशन 1 जो थी मोलालिटी की, वहाँ पर हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये पुट करने, और नंबर जो है वेट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर यानी कि केजी में। तो ये तो हमें यहाँ पर पता करना पड़ेगा कि कितना सॉल्वेंट हमें चाहिए होगा। ठीक है, कितना सॉल्वेंट का मास ही हमें निकालना है, मोलालिटी तो पहले से ही गिवन है, सॉल्यूशन का मास ही हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखो, तो इसको आप इधर साइड ले जाओ और m आ जाएगा नीचे, मोलालिटी यहाँ पर हमने पुट कर दी, देन वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा 3.21 ग्राम। 3.21 ग्राम क्या है, आपका सॉल्वेंट का मास, यानी कि कितने सॉल्वेंट की आपको ज़रूरत होगी जब आपको 1.5 mg की डोज का नेलॉर्फिन बना, मतलब नेलॉर्फिन की डोज बनानी है 1.5 mg की, तो कितने सॉल्वेंट की आपको ज़रूरत होगी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, derive an equation to express that relative lowering of vapor pressure for a solution is equal to the mole fraction of the solute in it when the solvent alone is volatile। सॉल्वेंट क्या है, वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा। ओके, तो देखो हमारे पास राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, राउल्ट लॉ इज गिवन एज, क्या राउल्ट लॉ ने बोला था, पी जो टोटल प्रेशर होगा उस सॉल्यूशन का, वो पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो अगर हम देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इफ सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, लेकिन उसने तो वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया था, तो यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, वोलेटाइल है। तो उसके अकॉर्डिंग पी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी ए के। पी ए यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, प्रेशर एट द प्योर स्टेट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ओके, तो P इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन हम, लेकिन हमें यहाँ पर किसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन तो हमें सॉल्यूट का चाहिए ना। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का कितना होता है, 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर हमें एक्स ए की वैल्यू पता करनी है तो 1 माइनस, इसको उधर साइड लेके जाएंगे, जो कि 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पर पुट कर देना है एक्स ए की जगह में। तो हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, एंड फिर हम इसको इधर साइड लेके आए तो ये प्लस का साइन आ गया, एंड पी को उधर साइड लेके गए तो पी माइनस में चला गया। देन हमें क्या करना है,